अच्युतानंद जी से मेरा परिचय इनके लेखों के जरिए शुरू हुआ। लगभग सारे लेख जो इन्होंने लिखे थे, चाहे वो बौरतीला पे हो चाहे मार्क्स पे हो, तमाम लेख थे। बाद में मैंने उसी किताब पर इनका फोन नंबर था और मैंने इनको फोन किया, और जब इन्होंने बताया कि ये तो किताब के रूप में प्रकाशित हो चुकी है और बाजार के अरण्य, तो मैंने फिर किताब खरीदी। हालांकि उसके लेख में पढ़ चुका था और मुझे अच्छा ये लगा कि अ, हिंदी में खास तौर पे पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मार्क्सिज्म, इन सारे विषयों पर हिंदी में बहुत कम लेखन है। सुदेश पचौरी ने लेखन किया है और कई लोगों ने किया है। और हिंदी में एक बड़ी समस्या आती है कि टर्मिनोलॉजी कैसे बिल्डअप की जाए हिंदी में। तो उस अर्थ में कुछ काम सुधीश पचौरी ने किया था, और बाद में जब मैंने अच्युतानंद जी का लेख पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि ये कठिन काम अच्युतानंद जी ने किया कि जो है टर्मिनोलॉजी हिंदी में कैसे लाई जाए, अंग्रेजी की या फ्रेंच की। तो तभी से मेरा परिचय हुआ, और इस तरह की चीजों से मैं बहुत इंटरेस्ट रहता है मेरा कि हिंदी में ये सारी चीजें, बहुत सी गंभीर चिंतन जो है हिंदी में कैसे आए और कैसे लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि हिंदी क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है आबादी के हिसाब से भी, और आंदोलन के हिसाब से भी। अगर ज्यादातर लोगों के पास अगर अच्छा और गंभीर साहित्य पहुंचता है तो उनकी चेतना, उनकी समझ बढ़ेगी और चीजें आगे बढ़ेंगी। इसी अर्थ में जब इनका आर्टिकल एक इन्होंने बातचीत में आया कि एलन बदियू का एक इंटरव्यू है कम्युनिज्म पे, फिर वो मैंने निकाल के पढ़ा। वो भी बहुत अच्छा इंटरव्यू था। हालांकि एलन बदियू की किताब पढ़ना बहुत कठिन काम है। जो उनके पॉपुलर और बड़ी किताबें हैं वो पढ़ना कठिन है, लेकिन इंटरव्यू बहुत सरल था। और मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि डेमोक्रेसी के बारे में और तमाम चीजों पे जो एलन बदियू के विचार थे, वो अ, मतलब हम लोग भारतीय संदर्भ में गांधी, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम घुमा के एक तरह से कहिए नाक पकड़ने की का हिसाब है कि एलन बदियू को मैंने पढ़ा, तो हमने कहा कि ये तो डेमोक्रेसी पे बातचीत एम एन राय, गांधी और जयप्रकाश नारायण करते हैं इसी रूप में। जो विषय आज का है अच्युतानंद जी का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस अर्थ में भी है कि जब से अंग्रेज यहाँ आए तो यहाँ का डिस्कोर्स, बहुत सी गंभीर चिंतन भारतीय साहित्य में रहे हैं। लेकिन वो चिंतन बीच में एक तरह से ब्रेक हो गया, और मॉडर्नाइजेशन अब जाके धीरे धीरे लोग उस पर सोचना शुरू कर रहे हैं, और मॉडर्न जो लैंग्वेज है और जो थॉट प्रोसेस है उससे जुड़ के बातें कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो विषय इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में फासीवाद, एक तरह से दक्षिणपंथी जो राजनीति है वो हावी होती जा रही है, और डेमोक्रेसी का सवाल एक बड़ा सवाल है। और ये जो इनको पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, लोकप्रिय जो है सरकारें हैं, तो ये जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, और 70-80 के बाद जो नवोदारवाद की नीतियां पैदा हुई, उसी के साथ डिजिटल ये एक युग शुरू हुआ। तो उसने हमारे एक तरह से, अगर हम भाषा में सोचते हैं तो ये साइंस सिस्टम है एक। और ये जो साइंस सिस्टम है, ये अगर केवल भाषा की बात हम कर रहे हैं, अगर इसमें विजुअल जोड़ दें तो ये एक सिंबॉलिक सिस्टम हमारे अंदर बनता है। तो रियलिटी को एप्रीहेंड करने के लिए ये जरूरी है कि किसी भी चीज को हम पहले सिंबॉलिक यूनिवर्स में लाते हैं, और तब फिर जो है हम रियलिटी को ग्रैस्प कर पाते हैं। प्रारंभिक इतिहास के जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो कैसे अपने सिंबॉलिक यूनिवर्स में शिकार पे कंट्रोल करते थे और बाद में वो वास्तविक में शिकार पे कंट्रोल करते थे। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो इस गति, विकास की गति इतनी तेज थी कि जो बाहर चीजें जो बदली, मनुष्य के अंदर का जो सिंबॉलिक यूनिवर्स है उसमें उस चीज को लाना और फिर रियलिटी को कॉम्प्रीहेंड करना, इसका तारतम्य या करस्पॉन्डेंस जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। और इंटरनेट के युग में ये संबंध जो है वो बन नहीं पा रहा है। तो रियलिटी के बारे में जो परसेप्शन है हमारा,
वो चेंज हो गया है। जैसे पहले जो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, तो रियलिटी को जब भी हम एप्रीहेंड करते हैं, उन सेंस ऑर्गन का एक प्रोपोर्शन होता है, छूने का, देखने का, सूंघने का, इन सारी चीजों का एक प्रोपोर्शन होता है। इंटरनेट के जरिए जो विजुअल जो प्रोपोर्शन है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो है हमारे ज्ञान को, हमारी एपिस्टेमोलॉजी, हमारे थ्योरी ऑफ नॉलेज में जो है हम हमारे ज्ञान में एक तरह का परिवर्तन हुआ। और पूंजीवाद ने जिस तरह से हर चीज को कमोडिफाई कर दिया है, मैथोलॉजी है, हमारा जो सिंबॉलिक यूनिवर्स है, अंतर जगत है, उसका जो ऑर्गेनाइज्ड जो फॉर्म या फंक्शनिंग थी रियलिटी से कॉम्प्रिहेंड करने की, वो तारतम्य बिगड़ गया है। और उसमें कई चीजें पैदा हुई हैं। और खास तौर पे कि मनुष्य की जो अपनी इच्छा है, जैसे बुद्ध ने कहा था कि दुख है, दुख का कारण उन्होंने तृष्णा कहा है। और तृष्णा जो है, इच्छा, वो इच्छा क्या है, वास्तव में क्या है, किसी भी देश की के लोग या पूरी दुनिया के लोग, उनकी इच्छा क्या है, उनके अंदर चलता क्या है, उनकी सब्जेक्टिविटी क्या है। सब्जेक्टिविटी आज के दौर में कैसे फॉर्म होती है, तभी हम इंटर सब्जेक्टिविटी की बात कर पाएंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता कैसे। तो ये जो सब्जेक्टिविटी जो है, वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे शेप लेती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। खास तौर पे वो लोग जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में लगे हैं, जो रियलिटी को समझना भी चाहते हैं, और मानव समाज को बदलने की प्रक्रिया में मनुष्यों को भी बदलना चाहते हैं, बदलाव लोग मिल के करना चाहते हैं। उसमें ये जरूरी है कि आज की चीजों को समझा भी जाए, ताकि उसको बदलने की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है कि इतना काफी है प्रस्तावना के तौर पे, इंट्रोडक्शन के तौर पे। और मैं अच्युतानंद मिश्र जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना माइक खोलें और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और अपनी बात शुरू करें। नमस्कार मित्रों। सबसे पहले नरेश जी के प्रति बहुत आभार। उन्होंने विस्तार से अपनी बात कही। यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित मित्र अरुण कुमार सिन्हा जी, हमारे विभाग की मैडम प्रोफेसर सुनीता गोपाल कृष्णन दिख रही हैं, और बाकी मित्रों से मैं उस तरह से परिचित नहीं हूँ, पर सभी का अभिवादन। और मित्रों, में कोई व्याख्यान या उस तरह से कोई लंबा चौड़ा कोई सैद्धांतिक वर्णन नहीं करने जा रहा हूँ। कुछ बुनियादी प्रश्न और ऐसे प्रश्न हैं जो हम सब के प्रश्न हैं, और उसका संबंध हमारे वर्तमान से है, और हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया बन रही है उससे है। और उसको जानने समझने की कोशिश करते हुए कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। और इसके उपरांत मुझे लगता है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया या आप लोगों का की राय अगर इस पर मिले, और एक साझा संवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि मनुष्य का कोई भी काम, चाहे वो कोई वैज्ञानिक खोज हो, या कोई कविता लिखने का काम हो, या कोई उपन्यास हो, वो अंततः एक साझा कर्म ही है। और आज के हमारे इस समय में जिस चीज का संकट सबसे अधिक बढ़ा है, वह है साझेपन की सारी संभावनाओं को एक तरह से निरस्त करने की का पूरा ज्ञान, विज्ञान, तकनीक विकसित किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह भी जो बातचीत है, इस बातचीत का मूल उद्देश्य यही है कि साझेपन का जो प्रक्रिया है, साझेपन की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया, जिसमें हम सब मनुष्य होने एक के अधिकारी जिस प्रक्रिया के तहत खुद को समझते हैं, वह संकट में है। और इसलिए उसी के मद्देनजर, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो विषय है, उसमें हमने हमारा वर्तमान समाज और सूचना क्रांति, इस विषय को लेकर कुछ बातें हैं। सबसे पहले जब मैं इस विषय पर विचार कर रहा था, तो मेरे जहन में यह आया कि वर्तमान समय हम किसको कहेंगे। एक तो ये है कि जिस समय, जिस क्षण में हम बैठे हुए हैं, यह भी समय है।
पिछला एक ये 2025 का वर्ष है, इसको भी हम वर्तमान के रूप में देखते हैं। इस सदी के 25 साल गुजर गए हैं, वह भी इस सदी का वर्तमान, ये एक वर्तमान सदी है। और एक पिछला दौर है, उसको भी मिला लें तो वर्तमान हम कह सकते हैं कि पिछला जो 100 साल है उसको मिलाकर भी हम एक वर्तमान बना। जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है कि इस वर्तमान को हम किस रूप में देखें, और अंततः मनुष्य की सारी बहसें या सारी समझ, सारी कोशिश वर्तमान को लेकर ही होती है, जिसको वाल्टर बेंजामिन ने कहा कि इतिहास भी अंततः किसी वर्तमान के हवाले ही समझा जाता है, और इतिहास वर्तमान को ही मोहताज होता है। तो मैं कई बार इस वर्तमान को लेकर अब जब बात हम करते हैं तो मुझे लगता है कि इस वर्तमान में परस्पर विरोधी चीजों ने एक तरह से एक ऐसा दायरा बना रखा है कि हम इन परस्पर विरोधी चीजों के बीच में फंस गए हैं, और यहाँ से हमारी चेतना का संकट पैदा हुआ है। अब ये परस्पर विरोधी चीजें ऐसा नहीं है कि पिछले 10, 20 या 25 सालों में ही पैदा हुई, मनुष्यता के आरंभ से ही परस्पर विरोधी चीजें रही हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है वो समय समय पर बदलता रहा है। और ऐसे में जिस वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि एक तरफ युद्ध है, तमाम हिस्सों में युद्ध लड़े जा रहे हैं, छद्म युद्ध है, वास्तविक युद्ध है, उसके अलावा दुनिया भर में इतनी चीजें बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। तो ये जो एक परस्पर प्रसन्नता और अवसाद, इन सब से मिलकर हमारा एक समय बन रहा है। इस समय को कहाँ से हमें देखना चाहिए, अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या इसे 2000 या 3000 या जो भी हम मनुष्यता के इतिहास की बात करते हैं, क्या उस क्रमिकता में देखें, या कोई हमारे नितांत निकट का कोई क्रम भंग है, वहां से इस समय को देखें। जब मैं इस वर्तमान को लेकर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो एक समय है, हम अपने वर्तमान को उसकी क्रमिकता में देख और समझ सकते हैं। और जो जिस सूचना क्रांति की हम बात करते हैं, जाहिर तौर पर उसके चिन्ह मनुष्यता के आरंभ से और मनुष्य की संवाद प्रक्रिया के शुरुआती दौर से खोजे जा सकते हैं, लेकिन जिसको हम क्रांति कह रहे हैं, हालांकि ये अपने आप में अजब सा विरोधाभास है कि पिछले 300 साल पहले मनुष्य ने औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और फ्रेंच क्रांति जैसी क्रांतियां देखी। उसी क्रम में हम अब सूचना क्रांति को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, और यह अपने आप में सूचना और क्रांति का एक विरोधाभास पैदा करती है। मित्रों, अगर मैं यह जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो हमारा समय है, जिसको मैं एक वर्तमान समय कहकर संबोधित करना चाह रहा हूं, इस समय को पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। और आप जानते हैं कि मार्क्स ने इस बात को रखा कि हमारी चेतना का जो निर्माण है, अब वह पदार्थ की गति, जो बाहरी संसार में जो पदार्थ है, पदार्थ की गति से चेतना का निर्माण होता है। और चेतना और पदार्थ एक तरह से जिसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिलेशन हम कह सकते हैं, वह एक परस्परता, एक द्वंद्व उसमें उत्पन्न होता है। अब दुर्भाग्य से आप कह लें कि मार्क्सवाद के संदर्भ में जिस चीज को सबसे कठिन तरीके से समझा गया, या जिसको सबसे विकृत तरीके से भी समझा गया, वह है द्वंद्वात्मकता। अब बहुत सरल भाषा में कहें तो द्वंद्वात्मकता का अर्थ है विरोधों का संघर्ष और सामंजस्य। हमने 20वीं शताब्दी में विरोधों के संघर्ष को ही द्वंद्ववाद मान लिया, हालांकि वह विषयांतर होगा, उस दिशा में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मार्क्स ने वस्तु संसार यानी बाह्य संसार, पदार्थ संसार और पदार्थ की जो गति है, उससे और चेतना के निर्माण के एक द्वंद्वात्मक संबंध की बात कही थी। और आप अगर देखें तो मार्क्स की इस
खोज के मूल में दो चीजें महत्वपूर्ण थीं, और वह औद्योगिक क्रांति और दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, और जिसको हम एक तरह से समग्र रूप में प्रबोधन की चेतना या एनलाइटमेंट, ज्ञानोदय युग। तो यह जो ज्ञानोदय युग की परंपरा थी, उसी की क्रमिकता में कांट से होते हुए फिक्टे और सेलिंग से लेकर जो बात निकल कर आई, और हिगेल ने जिस द्वंद्वात्मकता की बात कही, मार्क्स ने उसी को उलट कर चेतना के निर्माण की बात कही। और यहाँ से मार्क्स ने ये कहा कि अब तक का जो दर्शन है वह सिर्फ व्याख्या करता है, चीजों को व्यवहार में परिणत करने का सवाल है। और यहां से बहुत सारे चिंतकों ने इस बात को कहा, ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, कि दर्शन का अंत होता है और एक प्रैक्टिस की बात शुरू होती है। यानी दर्शन जो है उसको हिगेल को इस अर्थ में कहा जाता है कि वो आखिरी दार्शनिक है, और इसके बाद जो है एक बदलाव और परिवर्तन, दर्शन को इस रूप में व्यवहार के साथ जोड़कर देखने और समझने की बात मार्क्स ने कही। मार्क्स ने इसके साथ यह भी कहा कि यह जो समाज है वह वर्गों में बटा हुआ है, और इस कारण, वर्गों में बटे होने के कारण सामाजिक संबंध विकृत रूप में हैं, और इस विकृत समाज से जो चेतना बनती है वह एक छद्म चेतना है। और इसलिए इस चेतना को परिवर्तित करने की जरूरत है, और यह परिवर्तन भीतर नहीं होगा, यह परिवर्तन बाहरी संसार में, समाज में होगा। पदार्थ की गति जो है, उस गति में वास्तविक रूपांतरण की जरूरत है, यानी क्रांति की जरूरत है, और वहां से हमारी चेतना का निर्माण होगा और एक सामंजस्य या समरसता का समाज बनेगा। बहुत सरलीकृत करते हुए बहुत सरल ढंग में मैं ये बात रख रहा हूं। इस बात को रखने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद उसका संदर्भ आपके सामने रखूंगा। तो मित्रों, यहां से जब हम 20वीं शताब्दी की तरफ प्रवेश करते हैं और 20वीं शताब्दी में आते हैं, और जहां एक तरह से 20वीं शताब्दी तक आते आते जिन भी कारणों से हो, आधार अधिरचना की बात जो है वो एक तरह से रूढ़ होने लगती है, और यह लगने लगता है बहुत से चिंतकों को, विचारकों को, कि मार्क्स की बात का एक अर्थ यह बनता है कि एक बाह्य आधार है जो तमाम अधिरचनाओं को का निर्माण करेगी। लेकिन 20वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने इस पूरी अवधारणा पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ रूस में क्रांति हो रही थी, एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था, और रूस से जर्मनी की सीमाएं मिलती हैं, ये हम सब जानते हैं। ये जो आधार अधिरचना का सवाल था, इसको लेकर हम ये देखते हैं कि रूस में सामाजिक क्रांति हो रही थी। आप जानते हैं 17 का वर्ष था, और उसी के आसपास रूस के बगल में नाजीवाद विकसित हो रहा था, और सामाजिक आदान प्रदान की प्रक्रिया दोनों में मौजूद थी। लोग रूस से जर्मनी जाते थे, जर्मनी से रूस आ रहे थे। कहने का तात्पर्य कि अधिरचना कुछ सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थीं जो कमोबेश बाह्य आधार को बदल रही थी, बेस को बदल रही थी। ऐसा जर्मनी में बहुत सारे चिंतकों ने, आप जानते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के चिंतकों ने इस बात को रखा कि वह कौन सी चीज है जो एक परिवर्तन के भीतर होकर अभी परिवर्तन को संभव नहीं बना रही है। और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जिस पूंजीवाद को एक बेस के रूप में समझने की कोशिश की जा रही है, और 19वीं शताब्दी में उस रूप में उसको देखना संभव भी था, लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते पूंजीवाद की अधिरचना यानी सुपरस्ट्रक्चर ने उस आधार को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, और यहां से परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह एकायामी ना होकर द्विआयामी होने की कोशिश होनी चाहिए। यानी सिर्फ आप आधार को बदलकर सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं।
और यह सवाल फ्रैंकफर्ट स्कूल के बहुत सारे चिंतकों ने इसको उठाया और इस पर भी सवाल उठाया कि क्या सचमुच मनुष्य किसी प्रबोधन के रास्ते, किसी एनलाइटनमेंट के रास्ते से निकल कर आया है। और एडर्नो ने इस बात को कहा कि मनुष्य जो है वह गुलेल से, मनुष्य जो है वो बैलगाड़ी से हवाई जहाज की यात्रा ही नहीं कर रहा है। मनुष्यता का इतिहास वह गुलेल से बम की यात्रा भी है। तो यह जो पूरी विकास प्रक्रिया थी जो पिछले 300 साल में घटित हुई थी, इसको लेकर बहुत नए तरह से प्रश्न सामने आने लगे, क्योंकि जो कुछ जर्मनी में घटा उसकी कल्पना मनुष्यता ने उससे पहले कभी नहीं की थी और इसने पूरे मानवीय विवेक को लेकर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि जो मनुष्य प्रबोधन और ज्ञानोदय युग से निकल के आया था, हालांकि ये सवाल तो 19वीं शताब्दी को लेकर भी उठना चाहिए था और उठा ही था कि जो यूरोप ज्ञानोदय के युग से निकल के आया था, जिसने अपने लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा को स्वीकार किया था, उसने तीसरी दुनिया के देशों के लिए गुलामी और हिंसा और क्रूरता को क्यों स्वीकार किया? यानी साम्राज्यवाद का फ्रांसीसी क्रांति से क्या संबंध है, यह सवाल भी महत्वपूर्ण था। मित्रों, इन सब अंतर विरोधों के हवाले से मैं इन सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब मुझे याद आता है कि गांधी के जो अभी नरेश भाई गांधी की चर्चा कर रहे थे, गांधी के जो जीवनीकार थे वो एक बार गांधी के साथ गए कुंभ के मेले में और ये उन्होंने गांधी से पूछा कि महात्मा जी, आप जिन लोगों के लिए बदलाव और मुक्ति और संघर्ष और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ कीचड़ में नहा रहे हैं। क्या यही लोग हैं जिनके लिए आप परिवर्तन और स्वतंत्रता मांग रहे हैं? तो गांधी ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, इनमें से कोई भी बंदूक चलाना नहीं जानता है। तो यह जो पूरा 20वीं शताब्दी का जो मनुष्यता थी, वह जिस दिशा में आगे बढ़ी, वह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न छोड़ता है। और इस मनुष्यता का निर्णायक रूप हम देखते हैं जो हिटलर और जर्मनी के रास्ते हुआ और वह जाकर द्वितीय विश्व युद्ध में समाहित होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में मैं कई बार इस बात को इस रूप में सोचता हूं कि जो 2 बम गिराए गए थे वह एक सिंबॉलिक एंड की बात थी, यानी एक ऐसा रूपात्मक अंत था जहां के बाद एक नई दुनिया के आरंभ की संभावनाएं विकसित होती। यानी यह जो प्रबोधन का युग था जिसको लेकर इतनी बहसें की गई, उसको अगर हम देखें तो 1945 के बाद, हालांकि हैबरमास जैसे चिंतकों ने इस बात को कहा कि प्रबोधन की परियोजना अधूरी रह गई है और उसको आगे पूरा करने की जरूरत है, उसको एक तरह से बाधित किया गया है। अब वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे चिंतकों ने इस बात को जाना कि प्रबोधन अपने आप में बहुत सारे संकट के साथ मौजूद था और प्रबोधन की प्रक्रिया 1945 के बाद एक तरह से निरस्त हो जाती है। और आज जिस संकट और जिस युग की हम बात कर रहे हैं उसका संबंध इस 1945 के बाद है, जिसको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिविलाइजेशन के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्क्स ने इस बात को रखा कि पदार्थ की गति से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और वहां से हमारी चेतना बनती है। यानी हमारी चेतना जो है वह बाह्य सामाजिक गतिकी का एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने यह कहा कि परमाणु, एटम के भीतर एक गति है। एटम के भीतर जो गति है वह गति मनुष्य के सामान्य विवेक से बहुत परे की गति है। मनुष्य उसको देख और समझ नहीं सकता। अभी नरेश बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जिस ऐन्द्रिक चेतना की बात कर रहे थे, उस ऐन्द्रिक चेतना के हवाले से आप उस गति को नहीं जान सकते। दुनिया की कोई चीज छू कर, देख कर, आप सुनकर, सुनकर, स्पर्श कर आप एटम के भीतर की गति के बारे में नहीं जान सकते।
तो एटम की गति के सादृश्य जो समाज का निर्माण हुआ, आप याद करिए 19वीं शताब्दी में मार्क्स पदार्थ की गति से सामाजिक गति के निर्माण की बात कर रहे थे। 1945 के बाद, क्वांटम मैकेनिक्स के आने के बाद, पदार्थ की आंतरिक गति से सामाजिक गति के जुड़ाव की बात की गई, और इस जुड़ाव का सबसे प्रामाणिक और जरूरी यंत्र कंप्यूटर के रूप में विकसित। यह एक तरह से जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जिस चीज ने अपने जिस चीज का अर्थ समाप्त हो जाता है, वह है मनुष्य की ऐन्द्रिक चेतना। और न सिर्फ ऐन्द्रिक चेतना, उसकी विवेक सत्ता खतरे में पड़ती है। यानी जिसको लेकर यह कहा गया कि ज्ञानोदय युग ने मनुष्य को धीरे धीरे एक इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की तरफ बढ़ाना शुरू किया, जिसको हम यांत्रिक तार्किकता कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, वहां से 1945 के बाद हम टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी में पहुंचते हैं। इस टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी के सामने मनुष्य का विवेक प्रत्यक्ष रूप में काम नहीं करता है। अब मनुष्य का विवेक काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूं। दरअसल जो भी परमाणु यानी एटम के भीतर की जो गति है, हम उसको सीधे नहीं देख सकते, उसको हम किसी स्क्रीन पर प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं। यानी उस गति का प्रतिबिंब किसी स्क्रीन पर होगा और आप उस प्रतिबिंब का आपके मस्तिष्क पर प्रतिबिंब पड़ेगा। यानी जो बाह्य सत्ता है उससे आप अप्रत्यक्ष रूप में जुड़ा होंगे। यहीं से मानवीय चेतना का एक नया स्वरूप विकसित होता है, जो छद्म चेतना के रूप में। यह मार्क्स जिस छद्म चेतना की बात कर रहे थे, उससे भिन्न किस्म की छद्म चेतना है जो इलेक्ट्रॉनिक, जो डिजिटल सिविलाइजेशन ने पैदा किया है। यहां वस्तु और विषय, बाह्य संसार और आंतरिक सत्ता के बीच में एक अप्रत्यक्ष संबंध बनता है, और यहां से आत्मसत्ता यानी सब्जेक्टिविटी, के लिए मैं आत्मसत्ता की बात कर रहा हूं, उस सब्जेक्टिविटी का एक क्षरण शुरू होता है। क्योंकि वह सब्जेक्टिविटी से, जिस चेतना की बात हम कर रहे थे, वह ऑब्जेक्टिव रियलिटी से यानी वस्तु सत्ता से सही रूप में नहीं जुड़ती। इसलिए नहीं जुड़ती क्योंकि सामाजिक चेतना का, सामाजिक गतिकी का निर्माण वस्तु की गति से नहीं, वस्तु की आंतरिक गति से, जिस गति को हमारा ऐन्द्रिकता जिसको पकड़ नहीं सकती। यहां से हम एक नई सभ्यता में प्रवेश करते हैं। यहां से हमारे सामने एक नए तरह का, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में जिस डिजिटल सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इस डिजिटल सिविलाइजेशन को समझने के लिए इसका एक दूसरा पक्ष है, वह है कंजम्पशन। कंजम्पशन और डिजिटल सिविलाइजेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य की जिस छद्म चेतना का निर्माण इस डिजिटल सिविलाइजेशन के युग में हुआ, वहां पर उस चेतना के सामने सारे प्रश्न स्थगित होते गए। वह उसकी विवेकशीलता नष्ट होती गई, उसके निर्णय लेने की क्षमता नष्ट होती गई, और सिर्फ बाहरी संसार की वस्तुपरकता को ही वह अपनी आंतरिक सत्ता मानने लगा। यानी मनुष्य की अंतर सत्ता के नष्ट होने ने बाहरी वस्तु सत्ता को उसके भीतर प्रवेश कर दिया। यानी बाहर भी वस्तु है, भीतर भी वस्तु है, और यहां से एक वह मनुष्य जो प्रबोधन से निकल के आया था, जिसने अपने लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी चीज की बात कही थी, उसका एक खंडन, एक तरह का स्थगन, एक तरह का ठहराव, एक रुकावट, एक तरह की मृत्यु हम देखते हैं। और इस मृत्यु के पश्चात एक नई मनुष्यता, जिसको मनुष्यता अगर हम पारंपरिक अर्थों में कहने को लेकर हम सबके भीतर बहुत सारा संदेह है, उसकी शुरुआत होती है। यानी 1945 के बाद हम एक नए युग, एक नए विश्व में प्रवेश करते हैं। मित्रों, यहां से मैं कुछ उदाहरणों से आपके सामने बात कहूंगा कि
ये अब जो 1945 के बाद का जो युग है, वहां से जिस बिलगाव की बात हम पहले सोचते थे, उसने एक नए तरह का बिलगाव पैदा किया, जिसको लेकर फ्रांसीसी चिंतक लेफेब्रे ने जिस बात की बात कही, वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेफेब्रे ने कहा कि हमारा रोजमर्रा का जो जीवन है, वह बिलगाव का शिकार हो रहा है, और जो रोजमर्रा का धीरे धीरे हमारे भीतर, हमारे इर्द गिर्द वस्तुओं का एक विराट संसार रखा जा रहा है, और इस विराट संसार से हम लगातार जुड़ते हुए वास्तविक संसार से कटते जा रहे हैं, और यह नए तरह का बिलगाव है जो 45-50 के बाद। लेकिन सवाल यह है कि वस्तुओं का संसार विकसित कैसे हो गया? तो इसको भी थोड़ा जरा देखें, तो यह है कि जैसे ही हम डिजिटल सिविलाइजेशन में जाते हैं, तो उत्पादन की गति अथाह रूप में विकसित हो जाती है। यानी वह गति मनुष्य प्रकृति की गति से आरंभ करता है, और प्रकृति और मनुष्य की लड़ाई एक शाश्वत लड़ाई है। मनुष्य प्रकृति का हिस्सा भी है और प्रकृति से संघर्ष भी करता है। यह मनुष्य की सब्जेक्टिविटी है, जिसको हम मनुष्य की आत्मसत्ता कह रहे हैं। वह वस्तुतः प्रकृति के साथ एक द्वंद्वात्मक संबंध के रूप में निर्मित होती है। लेकिन जैसे ही औद्योगिक सभ्यता ने एक यंत्र का प्रवेश दिलाया, वहां से वह द्वंद्वात्मकता एक त्रिकोण में बनती है, और डिजिटल सिविलाइजेशन ने उसकी गति इतनी अथाह कर दी कि मनुष्य प्रकृति से विमुख होकर पूरी तरह वस्तु संसार के अधीन होता जाता है। और आप सोच कर देखिए कि उत्पादन की गति के बढ़ने को लेकर बौद्रिया ने कहा कि इस गति ने, मार्क्स ने उत्पादन की प्रक्रिया को उत्पादन और उत्पादन संबंधों के रूप में जानने की कोशिश की। एक तीसरी चीज का प्रवेश होता है जिसको मार्क्स ने उत्पादन के भीतर माना था, वह बाहर चला आता है, और वह है उपभोग यानी कंजम्पशन। और प्रोडक्शन रिलेशन को कंजम्पशन निर्णायक रूप में डिसाइड करना शुरू करता है, एक तरह से उसको अपने अधीन करने लगता है। यह नई स्थिति है। वो वस्तुओं का संसार तय करता है कि हमारे लिए कौन सी चीज जरूरी है। अब कुछ उदाहरण मैं आपसे कह रहा था, तो मैं एक फिल्म मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म की याद आ रही है। बर्गमैन की एक फिल्म है जो उसी दौर में, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। आप सब मित्रों में से कईयों ने उसको देखा होगा। और वह फिल्म बताती है कि मनुष्य एक ऐसे युग में पहुंच गया है जहां उसने अपना देश काल खो दिया है, और यह देश काल के खोने की स्थिति मनुष्य की जो 2000 या 5, जो भी हम आप कह लें मनुष्यता का इतिहास, उसकी चेतना की क्रमिकता के नष्ट होने का प्रमाण है। और आप देखेंगे कि यहाँ से जो नई मनुष्यता है, जो नया मनुष्य है, उसके सामने नए तरह के संकट हैं, जिसके बारे में कुछ संदर्भ मैं आपको देना चाहता हूँ। मित्रों, इस उपभोग की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले हम मॉल की एक संस्कृति अपने इर्द गिर्द देखते हैं। मॉल अपने आप में एक आइडिया है, एक विचार है, जो कंजम्पशन को, जो उपभोग की चेतना को हमारे ऊपर आरोपित करता है। और सबसे पहले मॉल का निर्माण इस रूप में हुआ कि यह कहा गया कि लोगों को मेडिकल इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, रात के 2 बजे भी किसी को दवा की जरूरत हो सकती है। तो एक ऐसी दवा की दुकान की परिकल्पना की गई जहां हर वक्त चीजें मौजूद हो। यह सोचा गया कि अगर दवा कोई खरीदने जाए तो हो सकता है उसे दूध, अंडा, ब्रेड और सेविंग के लिए ब्लेड की जरूरत भी पड़ेगी, तो उनको भी रखा गया। और धीरे धीरे यह मान लिया जाने लगा कि हर चीज की जरूरत मनुष्य को हर क्षण हो सकती है। और उसके बाद मॉल की एक ऐसी संस्कृति विकसित की गई जिस संस्कृति के भीतर से उसका उद्योग विकसित होने लगा। आप कभी किसी मॉल में जाएं तो उसमें वस्तुओं के रखे क्रम को देखने की कोशिश करें। वह क्रम अपने आप में लालसा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। वो अपने आप में एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु, और इस तरह वस्तुओं का एक अपरिमित संसार है।
बौद्रिया ने इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, गिज्मो। गिज्मो अपने आप में एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई मूल काम नहीं है। जैसे कि यह मोबाइल, आप देखिए कि यह मोबाइल वास्तव में करता क्या है। यह अपने आप में एक बातचीत करने के भी काम आता है, यह फिल्म देखने के भी काम आ सकता है, यह म्यूजिक के काम भी आ सकता है, यह बिजनेस करने के भी काम आ सकता है। यानी इस तरह से क्या हम एक खुरपी के बारे में इस तरह सोच सकते हैं, एक कुदाल के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। यानी वस्तुओं का जो परिवर्तन है, उसने अपनी केंद्रीयता को खो दिया है और नए रूप के तौर पे विकसित हुए। और इस विकेंद्रित वस्तु के साथ जो हमारा जुड़ाव है, वह हमारे भीतर एक बिलगाव उत्पन्न करता है और यहां से एक सतत लालसा की तरफ हम बढ़ते हैं। हर मोबाइल अपने आप में एक प्रसन्नता का एक तर्क हमारे सामने लाता है और हमें लगता है कि यह वस्तु जो है हमें प्रसन्नता देगी, और उसके बाद हम थोड़े समय के बाद उससे ऊब जाते हैं और वही बताता है कि अब इसका समय समाप्त हो गया है, अब आपके लिए प्रसन्नता दूसरी वस्तु की तरफ जाएगी। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया कि जो काले लोग, जो मूल निवासी थे फ्रांस के आसपास के इलाकों में, वो जब अपने ऊपर से उड़न तस्तरी यानी हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते थे तो उनको लगता था कि गोरे लोगों के लिए यह कोई एक ऐसी प्रसन्नता की चीज है जो इनको प्रसन्नता देगी, और वो कई बार इसको महसूस करते थे कि इसकी अनुपस्थिति ने हमारे जीवन को इस तरह कर रखा है। यह उड़न तस्तरी, यह जो उड़ने वाली चीज है जिसकी कल्पना काले लोगों ने की फ्रांस के संदर्भ में, मुझे लगता है कि वह उड़न तस्तरी हम सबके जीवन में आ गया और हम हर समय एक उड़न तस्तरी से दूसरी उड़न तस्तरी, दूसरी से तीसरी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक डिजिटल सभ्यता ने हम सब के आत्म का, यानी सब्जेक्टिव वर्ल्ड का या एक सेल्फ का को नष्ट करके एक वस्तु में बदल दिया है। यहां से वस्तु और आत्म का संबंध विकृत होकर वस्तु और वस्तु के रूप में, आप देखें दिल्ली में मैं जब रहता था तो सेलेक्ट सिटी मॉल वहां पर है, और वहां मैं जब भी जाता था तो मैं देखता था कि वहां पर 8 बजे के बाद जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, अब वो दिन भर मेहनत करने के बाद वहां पर समय गुजारने के लिए जाते थे। और जब वो, जाहिर सी बात है कि वहां पर चीजें इतनी महंगी हैं कि सामान्य व्यक्ति की खरीद से बाहर है, लेकिन वो वहां पर वस्तुओं को, दुकानों को, चमचमाते शीशे में दमकती चीजों को लगातार देखते थे और उससे उन्हें प्रसन्नता होती थी। इस तरह एक छद्म उपभोग की चेतना विकसित की गई। वो जितनी देर उन वस्तुओं को देखते थे, वह अपनी वर्गीय चेतना से छद्म रूप में उतनी देर के लिए बाहर आते थे और इस तरह अंतरालों में उनकी चेतना उत्तरोत्तर विकृत होती जाती। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो वर्गों में बटा संसार है वह तो है ही, लेकिन आत्म चेतना के रूप में संसार अब उस रूप में वर्गों में बटा नहीं है, क्योंकि एक छद्म चेतना ने संसार के वर्गीय बोझ को बदल दिया है। अब मैं कुछ उदाहरणों से अपनी बात आपके सामने रखता हूं। 90 के दशक में समाजशास्त्र की किताब में एक वाक्य लिखा हुआ हम देखते थे, और वह वाक्य पीटी उषा को लेकर कहा जाता था, और वह वाक्य था कि सेकंड के 100वें हिस्से से पीटी उषा हार गई। हम में से कोई नहीं बता सकता कि सेकंड के 100वां हिस्सा क्या है। यह वाक्य एक, मैं कई बार महसूस करता हूं कि हम सब पढ़ने वालों के भीतर पहली डिजिटल घड़ी का बोध विकसित करती है, और इस प्रक्रिया के रास्ते, हमारे इर्द गिर्द चीजों को बदलने के रास्ते, हमारे भीतर हमारी चेतना में आरोपित की गई चीजें, आप एडवर्टीजमेंट्स को देखें तो आप देखेंगे कि उसमें तमाम तरह से चीजों के उपभोग और उनके बीच में तर्कहीनता को रखा जाता है। और धीरे धीरे जब आप इन चीजों को देखते हैं तो हमारे भीतर की तार्किक प्रक्रिया निष्ठ होने लगती है, क्योंकि एक बाहरी वस्तु संसार है जो
अपनी तमाम प्रक्रियाओं के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ, अपने तमाम संदर्भों के साथ हमारी आत्मसत्ता का क्षरण करने लगता है। यहाँ पर इस क्षरित आत्मसत्ता से निर्मित व्यक्तियों के समूह से हम किस किस्म के प्रतिरोध की बात सोचते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने महत्वपूर्ण है। मानवीय संवाद की सारी प्रक्रियाओं के बीच में इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के रास्ते टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी ने, तकनीकी तार्किकता ने नए रूपों को विकसित किया, जिसको हम ये कहना चाहते हैं, जिसको हम इस रूप में समझें, जैसे आप सोशल साइट्स की बात करें तो आप या हम मान लीजिए कि 50 लोगों के मित्र हो सकते हैं, आप 100 लोगों के नाम याद रख सकते हैं, उनके चेहरों के बारे में आप वर्णन कर सकते हैं, उनके हाव भाव विचार आदि आदि। लेकिन फेसबुक आपके सामने 5000 की संख्या रखता है, और यह 5000 की संख्या का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि सचेत रूप में आप मित्रता या सहयोग या साथी होने का जो बोध अपने भीतर विकसित किए हैं, उससे धीरे धीरे आप महरूम होते जाएं और 5000 शहरों को ही मनुष्य और समाज और सामाजिकता समझें, और धीरे धीरे आप छद्म सामाजिकता का हिस्सा बनते जाएं। तो यहां से आप देखिए कि हमारी पूरी चेतना जो कि जिसमें जिसमें भाषिक संदर्भ भी हैं, उन सबको आप जब फेसबुक पे जाते हैं आपको पता चलता है कि आज फलाने का जन्मदिन है, आज फलाने के विवाह की वर्षगांठ है, फलाने को ये पुरस्कार मिला, और आप बहुत यांत्रिक तरीके से उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, इस लिखने की प्रक्रिया में, इन शब्दों को वहां रखने के क्रम में आपके भीतर सही अर्थ के शब्द मरने लगते हैं। और डिजिटल सिविलाइजेशन यही करती है कि आपके भीतर जो वास्तविक चेतना है उसको तमाम रूपों में नष्ट करे। मित्रों, आप सब ने एक पुराने समय में गानों को सुनने के लिए कैसेट्स का इस्तेमाल किया होगा, और आप जानते हैं कि कैसेट्स जो हैं वह मैग्नेटिक टेप होते थे, और उसमें एक तरफ 4 गाने और दूसरी तरफ 4 गाने या 6 गाने 8 गाने जो भी हो। और आप सब जिन लोगों ने भी टेप रिकॉर्डर पर गाना सुना है उनको याद होगा कि वो अपनी मर्जी से उसको फॉरवर्ड और रिवाइंड करके गीतों को सुन पाते थे, और उनको याद रहता था कि तीसरे के बाद चौथे गाने में या 5वें गाने में कौन सा गीत आने वाला है, और वो उस क्रम को अपने अनुरूप, एक यांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप नियंत्रित और निर्धारित कर सकते थे। लेकिन जैसे ही आप एक डीवीडी के संस्कृति में पहुंचते हैं तो 1000 गाने आपके सामने हैं। जाहिर सी बात है कि आप उसके साथ वैसा तादात्म्य नहीं बना सकते, और इस पूरी प्रक्रिया में आप उस वस्तु सत्ता के साथ उस पुरानी चेतना के रूप में नहीं जुड़ सकते। और फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उसको कहते हैं कि वह कुछ रैंडम प्लेलिस्ट बनाए, या रैंडम प्लेलिस्ट आप अपना नियंत्रण उसके हाथ में छोड़ देते हैं, और यहां से आप अपनी आत्मसत्ता से, अपने सेल्फ से निकलकर उसके हवाले हो जाते हैं, और वह तय करता है कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। यानी आपका विवेक और आपके विवेक के निर्णायक होने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की शक्ति से आप महरूम होने लगते हैं, और कोई बाह्य अदृश्य सत्ता आपको आपके बारे में निर्णय लेने लगती है, तय करती है कि आपको यह गीत सुनना है और यह गीत नहीं सुनना। इस तरह एक ऐसी दुनिया में हम पहुंच रहे हैं जहां पर मनुष्य का तार्किक होना कोई अर्थ नहीं रखता। हम आए दिन टीवी पर असंख्य ऐड देखते हैं। मुझे अभी याद आ रहा है कि जो डेंटल क्रीम है उसका अगर आप ऐड देखें तो उसमें लिखा है कि 99% डेंटिस्टों द्वारा आजमाया। हम जानते हैं कि ये झूठ है। कौन से 99% डेंटिस्ट? और ऐसे 4 ब्रांड कह रहे हैं, तो ये 400% डेंटिस्ट कहां से आ गए? हम जानते हैं कि यह कोट पहनकर एक आदमी अभिनय कर रहा है, लेकिन वह अभिनय हमसे झूठ मूठ की खरीद के लिए नहीं कर रहा है, वह हमसे सच्चे उपभोक्ता के रूप में, सच्चे कंज्यूमर होने के लिए कर रहा है, और हम उसकी बात मानते हैं।
तो धीरे धीरे हमारे भीतर सच और झूठ, न्याय अन्याय, इन सब का विवेक निरस्त होने लगता है और कोई बाह्य सत्ता हमें नियंत्रित करने लगती है। वह कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है प्रकट रूप में, वह कोई आर्थिक सत्ता भी नहीं है, वह एक डिजिटल सत्ता है जो धीरे धीरे हमारी पूरी चेतना को, हम क्या सोचें, हम क्या देखें। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि कल चुनाव का निर्णय हुआ है और उस चुनाव पर कल पूरे दिन बहस हुई। और जब 11 तारीख को चुनाव समाप्त हुए तो 11 के बाद हर दिन निर्णय आया, हर दिन परिणाम बताए गए। 12 तारीख को भी रिजल्ट आया, 13 तारीख को भी रिजल्ट आया और 12 और 13 तारीख के रिजल्ट पर भी बहस हुई। यह कौन सी बहस है? यानी इन बहसों से पता चलता है कि वास्तविक बहस जैसी कोई चीज है नहीं। आप किसी टेक्नोलॉजी के आगे बहस कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी आपसे बहस कर रही है। यानी मैं इसको दूसरे अर्थों में कहूं तो जो कल चुनाव संपन्न हुआ है वह चुनाव एक तरह से मनुष्य बनाम टेक्नोलॉजी का चुनाव हुआ है। मनुष्य, वहां पे मनुष्य ने निर्णय नहीं दिया है, वहां पर किसी ऐप के द्वारा निर्णय सुनाया गया है। यानी एक तरह से पूरी जो इंस्ट्रूमेंट पर्सनैलिटी है वह टेक्नोलॉजिकल पर्सनैलिटी में बदल जाती है और आप उसमें एक मूक दर्शक की तरह, एक मूक व्यक्ति की तरह आप वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन आप उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते। आपके सामने वह परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे विकल्प रखता है, उसकी संख्या इतनी अपरिमित है कि आपको लगता है कि आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कोई निर्णय नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन हम उसको जान नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। तो एक तरह से संख्याओं का एक बड़ा संसार बनाया जाता है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि परमाणु के भीतर की जो अपरिमित गति है, उस संख्या का जो घोटाले में 1,65,000 करोड़ का घोटाला होता है और अणु की जो गति है, इनके बीच में क्या संबंध है, इसको समझने की जरूरत है। डिजिटल टेक्नोलॉजी मनुष्य के विवेक के दायरे में जो कुछ है, जिसको मनुष्य के आंख नाक कान छू समझ देख सकते हैं, उसके बाहर की चीजें हमारे सामने प्रदर्शित करती है और इन विशाल संख्या के सामने हम सीधे एक तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं और यहां से वह तकनीक हमें छद्म रूप निर्धारित नियंत्रित करती है। अभी सिन्हा साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यह हमें मुफ्त मिला हुआ है, ये टेक्नोलॉजी, बहुत सही बात है। लेकिन इस पर जो हजारों लाखों करोड़ों घंटे लोग लगातार काम कर रहे हैं, वह किसके लिए काम कर रहे हैं? अगर श्रम पूंजी पैदा करता है तो वह पूंजी हम किसके लिए पैदा कर रहे हैं? जो पूंजीवाद हमें एक रोटी मुफ्त का नहीं दे सकता, वह हमें फेसबुक या जूम या ट्विटर या जो कुछ भी हो, वह मुफ्त का नहीं दे रहा है। वह बदले में हमसे हमारी चेतना ले रहा है, वह हमारे भीतर निर्णय करने की शक्ति ले रहा है, वह हमारे आत्म को अपने घेराव, अपने नियंत्रण में ले रहा है। मुझे याद आता है कि चेखव की जो मशहूर कहानी है वार्ड नंबर 6, तो वार्ड नंबर 6 का जो डॉक्टर है, जो मरीज बनकर वहां है, जो है, वह एक सिस्टम यानी एक व्यवस्था के कुचक्र में फंसा हुआ है। यह व्यवस्था का कुचक्र एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी है और इसलिए यह कहानी हमारे सामने विवेक सम्मत प्रश्न रखती है। लेकिन जब आप आज के दौर में आते हैं तो आपके सामने कोई संस्थागत विघटन नहीं है, आपके भीतर से वो विघटन पैदा हो रहा है। और इसलिए इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि मनुष्य समाज के रूप में अपनी उपस्थिति किस तरह दर्ज कर सकते हैं। जितने भी सामाजिक रूप हैं, जितने भी सोशल फॉर्म्स हैं, उन सब के बीच में कोई ना कोई छद्म की भूमिका है। अगर मुझे किसी मित्र से बात करनी है तो मुझे बात करने का सबसे आसान तरीका है मोबाइल। मैं
500 मीटर की दूरी पर किसी मनुष्य से जाकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विवेक पूरी तरह से उस इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन के, उस टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी के नियंत्रण में है, और वह तय करता है कि किसी के घर जाने को लेकर हो सकता है वो ना मिले, हो सकता है उसको बुरा लगे, हो सकता है उसका समय खराब हो। इतनी सारी ये आशंकाएं किसकी हैं? ये एक समाज विहीन या सामाजिक चेतना से मुक्त मनुष्य की चिंताएं, जो आपको लगातार हर समस्या का हल हमारे पास एक तकनीक है। और मित्रों, हो सकता है ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन जब मार्क्स जिस पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी का युग समाप्त हो चुका है। कोई भी चीज उस संगति में नहीं है। आप किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं बता सकते। अगर मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट पर एक जूता खरीदता हूं और उसकी कीमत अगर 500 रुपए मैं पे कर रहा हूं, तो मैं नहीं जानता कि वह जूता सचमुच कितने का है, क्योंकि उसमें मैं एक बैंक भी उसमें शामिल है, एक इंटरनेट भी शामिल है, एक स्मार्टफोन भी शामिल है, उसमें जूता बेचने वाली कंपनी तो शामिल है ही, अमेजन भी शामिल है, डिलीवरी पार्टनर्स भी शामिल हैं। मिला जुलाकर आप और आपने अंतिम क्षण में एक कोड लगा दिया, तो वो जूता 350 रुपए का हो गया। इस कोड का अर्थ क्या है? यह पूरे संदर्भ में मनुष्य की तार्किकता का निषेध है। वह तर्क जिसके रास्ते मनुष्य लाखों वर्ष की यात्रा करके आया। इस डिजिटल सभ्यता ने मनुष्य के सामने इस तरह के नए संकट पैदा कर दिए हैं। दुर्भाग्य से हम उसको उसमें इस तरह से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, इस तरह से उसके भीतर हमने खुद को आत्मसात कर लिया है कि हम उसको देख नहीं पा रहे। संभव है कि मैं जो कह रहा हूं उसमें बहुत सारे सरलीकरण हो, लेकिन हम संवाद करेंगे तो उसमें शायद कुछ विषयों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। सवाल यह है कि मनुष्य की सामाजिकता का निर्माण, नए रूप, उसके नए रूप कैसे, क्योंकि दुनिया पीछे तो नहीं लौट सकती, ये तो हम सब जानते हैं। दुनिया का कोई भी रास्ता पीछे की तरफ नहीं जाएगा, वह तो आगे की तरफ ही बढ़ेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के प्रति क्रिटिकल होने का रास्ता क्या है? कैसे हम इसके प्रति आलोचनात्मक हों? क्योंकि मैं अपने बहुत सारे मित्रों और हम सब जानते हैं कि हम सब के जीवन में इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक गंभीर प्रश्न है, और मैं कोई इतना इस तरह का कोई बड़ा विद्वान भी नहीं हूं कि मैं आपके सामने इसका कोई एक वाक्य का या दो पंक्तियों का ऐसा जवाब दे दूं कि उसके बाद कुछ, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में बाबा लोग कर सकते हैं, वो कर ही रहे हैं इस तरह का काम। लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिकता के जितने रूपों की खोज तकनीक से बाहर संभव है, उसको खोजने की जरूरत है। कार की जगह अगर बस संभव है, तो इसी तरह तकनीक के भीतर उन सारे रूपों को खोजने की जरूरत है जिसमें सामाजिकता के अतिशय तत्व मौजूद हों। उन खोजों से, उन रास्तों से संभवतः हम इस तकनीक प्रदत्त संसार की आलोचना कर सकें। संभवतः हम इस तकनीक के अंधकार से बाहर निकलने की कोई बहुत बारीक सी पगडंडी खोज सके। हो सकता है हम न खोज पाए, लेकिन असफलता तो मनुष्य की लंबी यात्रा का हिस्सा रहा है। जरूरत है कि नए सिरे से असफल होने की हम कोशिश करें, और इस कोशिश में हम सामाजिकता के नए रूप, नए तत्व, नए संवाद की नई प्रक्रियाओं की खोज करें। मुझे लगता है कि इन रास्तों से संभव है कि इस समय का कोई प्रतिकार निर्मित हो सके। आप सबने इतने धैर्य से, बहुत सारी विसंगत बातें रही होंगी, आपने सबने इतने धैर्य से और धीरज से सुना। इसके लिए मार्क्स फोरम का, अरुण कुमार सिन्हा जी का, नरेश जी का और तमाम मित्रों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। अब आपकी जो बात हो उसको सुनने के लिए मैं यहाँ तत्पर हूँ। शुक्रिया।